नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं अपनी सीरीज की। आप सभी को पता है ये सीरीज डेडिकेटेड है कुछ स्पेसिफिक बुक्स के लिए। जैसे कि इंडियन पॉलिटी के लिए शुरुआत हुई है सुभाष कश्यप के साथ और हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का विपिन चंद्रा के साथ। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। हमारा आप जानते हैं 2 चैप्टर हम पहले कवर कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का निर्माण, उस पर एक पार्ट 1 हो चुका है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारे आज की सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम संविधान सभा को देखें तो संविधान सभा के अंदर इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं थी। 3 क्वालिटी दी गई है यहाँ पर। सबसे पहला कहा गया कि भारत में राज्यों का पूर्ण प्रतिनिधि वो हमारा संविधान सभा के अंदर था। दूसरा कहता है भारत में रियासतों की पूर्ण प्रतिनिधि हमारे संविधान सभा में थी। और तीसरा कहता है कि भारत की संविधान सभा बाहरी संस्थाओं से संप्रभु थी, सॉवरन थी, यानी कि उनका उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। देखिए, जहां तक अब संविधान सभा की बात करते हैं तो माउंटबेटन प्लान से पहले 389 मेंबर्स थे। बाद में इनकी संख्या घट करके 299 हो गई और 299 में से 229 तो थे हमारे किससे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, जिनको हम ब्रिटिश प्रांत के नाम से जानते थे। और 70 सदस्य उस समय रजवाड़ों से आए थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट से, यानी कि रियासतों से आए थे। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें किसका, सबसे पहले रजवाड़ों का, तो वो तो था ही। प्रांतों का था क्या, तो प्रांतों का भी यहां पर प्रेजेंटेशन था। तो पहली 2 स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। उसके बाद कहता है कि सभी बाहरी संस्थाओं से संप्रभु थी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि संविधान सभा को बनाया ही इसलिए गया था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। अब भारतीयों के द्वारा जब संविधान बनाया जाएगा तो उसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए संविधान सभा को यह तक शक्ति दी गई कि अगर किसी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट को वो बदलना चाहें जो भारत के अंदर लागू है, बदल सकते हैं। इनफैक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में भी बदलाव का अधिकार इस सभा को प्राप्त था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है अपना डी, यानी कि सभी के सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नवंबर 1949 को भारत को इनमें से किस प्रकार से घोषित किया गया था, यानी उस समय जब राष्ट्र का निर्माण हुआ तो राष्ट्र के लिए कौन कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान में बताई गई। यहां पर कुछ शब्द हैं जैसे कि सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हिंदी में अगर आप इसको देखें तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, ये कुछ शब्द हैं। आपको बताना है कि कौन सी क्वालिटी हम बात कर रहे हैं 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 वह तारीख है जिस दिन संविधान सभा ने हमारे संविधान को अडॉप्ट किया था और इनेक्ट किया था। बाद में पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। तो जब हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949 की, तो 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट किए गए संविधान के अंदर 3 क्वालिटी थी। 3 क्वालिटी मतलब कि भारत को 3 प्रकार से दिखा गया। उसकी विशेषता नेचर ऑफ नेशन में सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र के रूप में इसको देखा गया था। बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 और शब्द, जिनमें आप सोशलिस्ट और साथ में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, इन 2 शब्दों को बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 26 नवंबर 1949 को करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि सॉवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और अगर उन्हें क्लासेस ज्वाइन करनी है तो बाहर जाएंगे तो आपको पता है जीएस के लिए 1.5 लाख 2 लाख काफ़ी हैवी फी रहता है। अब आपकी तैयारी जब आप इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं तो और भी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। तो उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए स्टडी आईक्यू के द्वारा एक कोर्स यूपीएससी के संदर्भ में लॉन्च किया गया है। ये कोर्स की फ़ी अगर आप देखें तो कोर्स की फ़ी है 20,000 रुपीज़। वैसे तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन इस पर भी अब मंथ की सेल चल रही है, मंथ एंड की सेल है, इस पर भी डिस्काउंट दिया गया है। और ये डिस्काउंट करते हुए अगर आप ये कोड सूरज फ्लैश कोड का इस्तेमाल करते हैं तो यही 20,000 का कोर्स आपको 9,999 में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग सेड नोबडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट्स इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब संविधान का निर्माण चल रहा था तो उस समय पर जिम्मेदारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर ज्यादा थी।
मॉडर्न बनूं, या फिर आप कह सकते हैं भारत के संविधान के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। तो बार बार उनके ऊपर क्वेश्चन पोक किया जा रहा था कि भाई आप इस संविधान में नया क्या लेकर के आए, व्हाट इज द न्यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं आप नया संविधान है तो नया क्या है। तो बाबा साहब ने संविधान सभा के अंदर इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया कि देखो भाई, वैसे तो नया संविधान की आप बात करते हैं, नए पैटर्न पर संविधान की बात करते हैं, पहला जो लिखित संविधान है उसको आए हुए 100 वर्ष से ज्यादा हो गए, और जब 100 वर्ष से ज्यादा हो गए तो संविधान के अंदर कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, साथ में इसके साथ साथ और भी सिद्धांत जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी लोगों को समानता मिले। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, मतलब दुनिया के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस समय पर कहा था। और कोई अगर इसमें ये कहना चाहता कि आप नया क्या लेकर के आ रहे हैं, तो देखिए नई की बात नहीं है, बात ये है कि हमें दुनिया के संविधानों को देखना है, अपने संविधान को जो हम लोग पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, जो सिस्टम है उसको देखना है, और उसके अंदर जो फॉल्ट हैं उन फॉल्ट को निकाल देना है, यानी कमियों को निकालना है, कमियों को निकाल करके हमको नया संविधान लेकर के आना है। अब एक आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि 1935 के एक्ट को ही आप हूबहू कॉपी करके लेकर के आ रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इसमें कोई गलत बात क्या है, जो सिस्टम हमारे यहाँ पर चल रहा है जिससे हम पूरा तरह परिचित हैं, उसके अंदर हम कमियों को दूर करेंगे, कमियों को दूर करके नया संविधान लेकर के आएंगे। और संविधान की जो सिद्धांत होते हैं जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी इत्यादि, कहता है इसके ऊपर किसी का पेटेंट थोड़ी है, कोई थोड़ी कह सकता है अंग्रेजों का ही है। भाई ये सिद्धांत हर जगह, मान ली सच की बात करें, ट्रुथ की बात करें, तो वेल एस्टेब्लिश्ड है कि सच बोलना, सच सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इस संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भाई देखो, संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं उनके ऊपर किसी का पेटेंट अधिकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बन जाता है बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। करेक्ट आंसर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का पहला मसौदा कब प्रकाशित किया गया था? फर्स्ट ड्राफ्ट जो है कब प्रकाशित किया गया था? देखिए, संविधान बने या कोई कानून बने तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट फुल कॉपी आप लेकर के आ जाओगे, पहले उसको आप कागज पर ड्रॉ करते हैं, यानी कि रफ कागज पर आप कह सकते हैं ड्रॉ करते हैं। तो भारत का जब संविधान तैयार हो तो संविधान तैयार करने से पहले 60 से अधिक देशों का संविधान हम लोगों ने उठाया, और जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स थे, रेलेवेंट चीज़ें थी, उनको इकट्ठा किया। और ये काम करने के लिए संविधान सभा की एक एडवाइजरी ब्रांच थी, जिनकी अध्यक्षता की बात करें BN राव उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने काम किया। बाद में ये जो रफ ड्राफ्ट था, इस रफ ड्राफ्ट को ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में, उनको इसे सौंप दिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको बारीकी से देखा, एक लाइन को देखा, और फिर तब जाकर के फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट जो है भारत के संविधान का प्रकाशित होता है। अब यहाँ पर लोगों को, देश को, साथ में जो विजनरी थे उनको समय दिया गया कि आप इसके अंदर कुछ भी बदलाव चाहते हैं तो पहले पढ़िए आराम से, उसके बाद बताइए। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 8 महीने ये जनता के बीच रहा, लोगों के बीच रहा, और 8 महीने में इसके अंदर बदलाव करके जो सेकंड ड्राफ्ट आता है वो सेकंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 के अंदर आता है। तो पहला ड्राफ्ट कब रहा? फरवरी 1948 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? N गोपालास्वामी अयंगर, ऑप्शन बी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, और चौथा कहता है T माधवराव। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो रही वो ड्राफ्टिंग कमेटी रही, क्योंकि एक्चुअल में जो ड्राफ्ट बना था, पहला ड्राफ्ट हो या दूसरा ड्राफ्ट हो, इसको फाइनलाइज करने वाली ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भीमराव अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो इसके अंदर 7 सदस्य हुआ करते थे, अम्बेडकर साहब को मिला करके 7 सदस्य थे, जिनमें से अगर यहाँ ऑप्शंस में देखें तो ये जो T माधवराव लिखा हुआ है ये सही आंसर नहीं है। इनकी जगह पर आप देख सकते हैं N माधवराव को इस समिति के अंदर रखा गया था, N माधवराव। अब यहां पर भी जरा एक बार देख लीजिए, ध्यान से देखिए, हुआ क्या था कि जो एक्चुअल ड्राफ्ट कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947 को, उसमें BL मित्तर थे। BL मित्तर बीमार हुए, और BL मित्तर के बीमार होने के बाद इनकी बीमारी हालत की वजह से इनको रिप्लेस किया गया था N माधवराव के द्वारा। इसके साथ साथ इस समिति के अंदर 4 सदस्य तो ये हो गए, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, TT कृष्णामाचारी, जिन्होंने कि DP खेतान को रिप्लेस किया था, और अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी को लेकर के कस मकस में हैं, असमंजस में है कि कौन सी पुस्तक पढ़ें, कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो उन सभी बच्चों को समस्याओं को सॉल्व करते हुए स्टडी आईक्यू ने एक बुक लॉन्च की है इंडियन ज्योग्राफी की। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसको अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान तो सिर्फ एक बेजान मशीन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक ए मशीन इज अ लाइफलेस थिंग। इनमें से किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि लिविंग क्रिएचर है, और इसी संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, देखिए जो संविधान सभा के सदस्य हैं उस समय के हिसाब से इनका बेस्ट कैरेक्टर है, इंटेग्रिटी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ईमानदारी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, और जितना इन्होंने बेस्ट करना था इन्होंने बेस्ट किया, आपको ये संविधान दिया है, यानी कि हमको ये संविधान दिया है। अब अगर आपको इसका उपयोग करना है तो यू कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। और वो कैसे? क्योंकि संविधान के अंदर जो जान डाली जाती है वो संविधान के अंदर जान उस संविधान को चलाने वाले लोगों के द्वारा, उस समाज के द्वारा। अगर समाज के अंदर सांप्रदायिकता की भावना होगी, समाज के अंदर बेईमानी की भावना होगी, तो फिर संविधान उसके अंदर क्या करेगा? और अगर अच्छे कैरेक्टर के लोग, अच्छे चरित्र के लोग हमारी संसद के अंदर चुन करके जाएंगे, साथ में हमारी विधायिकाओं के अंदर चुन करके जाएंगे, तो फिर वहाँ पर संविधान को उसके अकॉर्डिंग ढाल दिया जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि ये तो एक लाइफलेस थिंग है, अगर इसके अंदर जान डालनी है, प्राण डालनी है, तो आगे जो है बाकी के भारत को इस पर काम करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन कहता है कि संविधान ने ब्रिटिश शासन को खारिज कर दिया था लेकिन ब्रिटेन की संस्थाओं को नहीं। ऑप्शन बी कहता है संविधान औपनिवेशिक अतीत के पूर्ण विघटन का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। ऑप्शन सी कहता है कि संविधान आपसी सामंजस्य, समझौते और व्यापक सर्वसम्मति का परिणाम था। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो एक चीज तो तय है, एक लंबा संघर्ष रहा, और लंबा संघर्ष था अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करने का। तो पहली बात, अंग्रेजी शासन का तो बिल्कुल किसी प्रकार से संविधान समझौता नहीं करता था, उसको मानता नहीं था, अंग्रेजी शासन से मुक्त होना चाहिए। दूसरी बात, क्या ब्रिटेन की संस्थाओं को भी खारिज किया गया? तो जवाब है नहीं। बहुत सारी संस्थाएं, जैसे कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन देख लें, आरबीआई देख लें, ये भी संस्थाएं हैं जो कि आज़ादी के पहले स्थापित की गई थी और बाद में ये काम कर रही हैं। हालांकि इनका प्रारूप बदला गया, वो एक अलग बात है समय को देखते हुए, लेकिन संस्थाएं बिल्कुल वही रहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल हर प्रकार से सही बैठ जाता है। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। कहता है कि ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो कॉलोनियल पास्ट था, अंग्रेजों का समय था, उससे कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं करता है, कंप्लीटली उसे तोड़ता नहीं है। अब भाई देखो, कैसे तोड़ पाओगे? आप भारत के संविधान को देखिए, 75% जो संविधान का ढांचा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। आपका आज के समय का पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर ब्रिटेन से लिया गया है। इसके साथ साथ जो चीज़ें हम लोगों ने उस 200 साल के शासन में सीखी, उन्हीं के अंदर इंप्रूवमेंट करके तो हम आगे लेकर के आए। तो किसी प्रकार से कंप्लीटली आप उससे अलग तो नहीं है। इसके बाद में जब संविधान सभा अपना काम कर रही, तो संविधान सभा के अंतर्गत खुद अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए, जैसे कि भाषा को लेकर के राष्ट्रीय भाषा क्या होगी, इसी प्रकार से देश का नाम क्या होगा, कौन से सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए और उस पर लेकर के मतभेद भी थे। भाई भारत के अंदर डाइवर्सिटी काफ़ी है, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, भाषा को लेकर के, भौगोलिक क्षेत्र को लेकर के एक बड़े पैमाने पर आप जो है विविधता देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब संविधान सभा ने काम किया तो संविधान सभा ने सामंजस्य के साथ में, प्रॉपर कॉपरेशन के द्वारा, इसके साथ साथ हम देखें तो समझौता भी किया गया। जैसे कि मैंने भाषा का एग्जाम्पल आपको दिया कि राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको स्किप कर दिया, बोले छोड़ो उसको, यहाँ पर जहाँ पर कोई भाषा की बात होगी वहाँ पर इंग्लिश डाल दो उठा करके। बात समझ में आती है? तो ये भी स्टेटमेंट सही आती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इज डी। अब जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम लगातार चल रहा है, चाहे वो सुभाष कश्यप हो, चाहे हिस्ट्री की कोई अन्य बुक हो, या फिर जितने भी कार्यक्रम आप पीसीएस चैनल पर देखते हैं, ये तो लगातार जारी रहेंगे।
लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें स्टडी IQ आपके लिए लेकर के आया है स्टडी IQ के अंदर PCS के कोर्स, जिसमें कि उत्तर प्रदेश PCS का कोर्स जो है वैसे तो इसकी फीस देखो 20,000 है, लेकिन अगर आप SJUP कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये घट करके आपके लिए 4,999 की हो जाती है। लेकिन ये ऑफर भी जो आपका लिमिटेड है, मतलब क्या है 31 मई 2022 तक ये ऑफर वैलिड है, उसके बाद ये वैलिड नहीं हो पाएगा। तो अभी जाइए आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, याद रखना कि YouTube का प्रोग्राम बंद होने वाला नहीं, ये तो लगातार चलते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको तैयार करने हैं, तो वो सब आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर कुछ समितियों की चर्चा की गई है। देखिए, जब भी संविधान बनाया गया या आज के समय पर कोई काम किया जाता है तो समिति बनाकर, एक कमेटी बनाकर के मेन सभा के काम को कम किया जाता है। जो मेन सभा सिर्फ चर्चा कर सकती है, चर्चा के बाद उस पर निर्णय ले सकती है, लेकिन ड्राफ्ट करने का काम, ग्राउंड जो काम है वो बैक ऑफिस में होता है और उसके लिए समितियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर 4 कमेटी का नाम दिया गया और पूछा गया कौन सी समिति इसमें से सही नहीं मैच हुई है। सबसे पहला कहता है कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों को लेकर के सलाहकार समिति, तो इसको तो भाई सरदार पटेल के अंदर ही रखा गया था। ऐसे करके मौलिक अधिकारों को लेकर के उप समिति, सब कमेटी JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ अगर अल्पसंख्यक के संदर्भ में उप समिति की बात करें, माइनॉरिटी सब कमेटी, तो SC मुखर्जी थे। लेकिन अगर हम प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के पास थी, सरदार पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। हाँ, अगर आप इसमें संघीय संविधान समिति पूछ लेता तब आप कह सकते थे पंडित नेहरू। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? D, करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ यानी कि एडहॉक कमेटी की अध्यक्षता इसमें से किसने की थी? हम सभी को पता है कि संविधान सभा ने संविधान बनाने के अलावा और भी काम किए थे, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान। इसके साथ साथ जब संविधान सभा काम करती थी, एक तरफ तो संविधान का काम था, एक तरफ पार्लियामेंट के तौर पर भी काम करती थी। जब संविधान सभा के तौर पर काम करती थी तो उस समय पर अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। जब संसद के तौर पर काम करती थी तो वहां पर GV मावलंकर के पास अध्यक्षता रहती थी। तो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के भी एक समिति बनाई गई थी। तो क्वेश्चन ये कि किस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये अध्यक्ष कौन थे भाई? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो करेक्ट आंसर इज B। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहला कहता है कि संविधान सभा के सभी भाग 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुए। क्या कहता है? सभी के सभी भाग 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुए। दूसरा कहता है कि हाउसिंग कमेटी की अध्यक्षता जो है वो पट्टाभी सीतारमैया के पास थी। साथ साथ नागरिकता पर सिटीजनशिप को लेकर के जो एडहॉक कमेटी बनी, इसकी अध्यक्षता S वरदाचारी को दी गई। और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1929 वाला, वहां पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? देखिए, अगर हम लाहौर अधिवेशन की बात करें तो यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज की बात रखी गई थी लाहौर अधिवेशन के अंदर, और फिर 1930 में 26 जनवरी के दिन इसको सेलिब्रेट भी किया गया था। इसीलिए जब संविधान लागू होता है वो 26 जनवरी से लागू होता है। अगर हम और स्टेटमेंट को देखें, जैसे कि हाउसिंग कमेटी या फिर सिटीजनशिप कमेटी, तो ये तो बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ना। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सभी भाग, क्या सभी भाग 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुए थे? जवाब है नहीं। कुछ पोर्शन जैसे कि नागरिकता हो गया, आर्टिकल 324 हो गया, ये वो पोर्शंस हैं संविधान के जो 26 नवंबर 1949 को जिस दिन अडॉप्ट किया गया था उसी दिन लागू हो गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? A, यानी कि A जो है वो सही नहीं है। A इज नॉट द करेक्ट आंसर, नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर आकर के आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप अपना फीडबैक जो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूला कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।